हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ा। जैसे आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका आज आपकी नई पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग आपका देखने वाले हैं। पहला ही उसका चैप्टर है। हम पहले चैप्टर के अंतर्गत आपका परिचय को पढ़ेंगे और परिचय में हम लोग एक एक चीजें करके सारे उनको बहुत अच्छे से आपका ध्यान देंगे कि आखिर में समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो समष्टि व्यष्टि के अंतर को भी देखेंगे और इनके एक एक जो चीज हैं उनका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम इसके जो बेसिक कुछ आपके क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे, कुछ नोट है हम उनको कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है चैप्टर के दौरान किसी क्वेश्चन आंसर में कोई भी ऐसी क्वेरी बनती है आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बिना डरे, आप बिना हिचकिचाए अपना क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से सारे माध्यम आपके पास खुले हैं, आप बेहिचक हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग सभी मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर के अंतर्गत इसमें और सब चीजों को आपको गौर करके इसके अंतर्गत देखना है। जैसे कि आपके सामने है सबसे पहले क्लास 12th है समष्टि अर्थशास्त्र आपका परिचय जो इसका पहला चैप्टर है। इसी के साथ हम लोग चीजों को देखेंगे और इसी में हम लोग एक एक करके गौर करके बात करेंगे। कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूलभूत अध्ययन से आप पूर्व ही परिचित होंगे। कह रहे आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या चीज होती है। इस अध्याय के आरंभ में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच का अंतर वर्गीकरण प्रस्तुत से किया जाएगा। अब कह रहे हैं कि हम लोग बेसिकली इसके अंतर्गत हम एक चीज साफ आपका तरीके से देखेंगे कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और आपका समष्टि अर्थशास्त्र इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक, जिससे आप परिचित होंगे। आपसे जो आप आगे चलकर उच्चतर अध्ययन या अर्थशास्त्र की विशेषता प्रदान करने का चुनाव करेगा। आज समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्री द्वारा उपयोग किए गए अधिक जटिल विश्लेषण से अवगत होंगे। किससे होंगे? जो भी अर्थशास्त्रियों ने आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी अध्ययन किए हैं उन अध्ययन की सारी चीजों को आप लोग जटिलता के साथ इसे देखेंगे और इससे क्या होंगे, आप अवगत होंगे। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के मूल प्रश्न वही रहेंगे। आप पाएंगे कि ये वास्तव में व्यापक आर्थिक प्रश्न हैं। इनका संबंध सभी नागरिकों से है। क्या संपूर्ण रूप से कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी? क्या संपूर्ण देश में अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा बेहतर है अथवा बुरी हालत में? आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है उसकी कंडीशंस क्या हैं और उसकी दशा क्या है, उसकी कंडीशंस कैसी बनी हुई है ये देखना है। उसकी हालत कैसी है, इस हालत को भी हमको देखना है कि वो अच्छी बनी हुई है कि हालत आपका बुरी बनी हुई है, ये हमको देखना है। अथवा बुरी इसे प्रदर्शित करने का संकेत कहा गया है। राज्य कौन सा कदम उठाए अथवा लोगों की मांग करे जिससे कि अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार हो। ये प्रश्न है जो हमारे देश की पूर्ण रूप से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने को प्रेरित करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इन प्रश्नों पर जटिलताओं के विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। कह रहे हैं जटिलताओं के विभिन्न स्तरों पर आपका विचार किया गया है, ठीक। ये इन सबको हम लोग देखने वाले। इस पुस्तक का परिचय समष्टि अर्थशास्त्रीय एक विश्लेषण मूल सिद्धांत होगा। कैसा होगा कि जितना हमने चीजें करा हैं इन चीजों का एक ऐसा होगा आपका मूल सिद्धांत होगा। जहां तक संभव होगा अर्थशास्त्र सिद्धांतों का सरल भाषा में वर्णन किया जाएगा। कह रहे जहां तक सरल होगा, जहां तक हमको लगता है इन चीजों को कुछ देखना चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, सरल भाषा में आपका इनका एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी पाठकों को कुछ कठिनाइयों से परिचित करवाने के लिए प्रारंभिक बीजगणित का प्रयोग किया जाएगा। कह रहे जो पाठ को पढ़ेंगे, जो आपका लेसन करेंगे, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको
अलजेब्रा संबंधित आपको यूज इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब हम कुछ सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रयोग आपका इकोनॉमिक्स में भी है, और खास करके जो बीजगणित है उसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। जैसे आप देखेंगे डेल्टा पाई 1 बराबर इतना, ई अल्फा बराबर इतना, गामा इतना, ये रेट्स मैं आपको दिखाऊंगा, चैप्टर में आगे मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 में आप इस तरीके से बात करेंगे। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखते हैं तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवा के निर्गत स्तरों का एक साथ संचरण की प्रवृत्ति होती है। कह रहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवा का जो निर्गत मतलब जो भी आउटपुट है कि स्तरों का जो आपका संचालन हो रहा है, जो जिस तरह की उनकी आपका प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तु का निर्गत स्तर बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्गत में एक साथ वृद्धियां यानी कि ह्रास की प्रवृत्ति होती है। ठीक इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें में साधारण तथा एक साथ बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। हम विभिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक साथ घटा या बढ़ा सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों तक समस्त निर्गत कसरत कीमत में या रोजगार के स्तर में एक दूसरे से संबंधित जो है वो आपका आ रहता है। तो हमको ये देखना है कि कैसे स्थिति बनी हुई है। अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। उपयुक्त परिवर्तन के संबंध में व्यक्तिगत स्तर पर विचार करने की बजाय हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के एक प्रतिनिधि के रूप में एक वस्तु के बारे में विचार करते हैं। इस प्रतिनिधि वस्तु का उत्पादन सभी वस्तुओं और सेवाओं के और औसत उत्पादन के अनुकूल होगा। इसी प्रकार इस प्रतिनिधि वस्तु का सेवा के औसतन स्तर में अनुकूल रहेगा। इसी तरह इस प्रतिनिधि वस्तु का कीमत स्तर अथवा रोजगार स्तर अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमतें और रोजगार स्तर को प्रतिबिंबित करता है। क्या दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें रोजगार की उनकी क्या कंडीशन है इसको दिखाएगा और इनको आपका प्रतिबिंबित हमको करेगा। समस्या शास्त्र में होने वाले समांतर विश्लेषण को सरलीकृत किया गया है। एक कंपनी वस्तु को ध्यान में केंद्रित कर देश का कुल उत्पादन तथा रोजगार का स्तर संबंध उन विशेषताओं यानी कि जिन्हें उनका संबंध यानी कि जो उनकी विशेषता है जिन्हें हम क्या कहेंगे परिवर्ती कहते हैं, जैसे कीमतें, ब्याज दर, मजदूरी दर, लाभ इत्यादि, इन सब में क्या होता है हम इसे सरलीकृत करने में सक्षम हैं। इसी तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन के द्वारा उसका सार प्राप्त करते हैं और इन संख्या वस्तुओं के साथ क्या होता है जो बाजार की खरीद और बेची करते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कीमतें बाजार, मजदूर तथा लाभ इत्यादि के साथ होता है। कह रहे क्या है ये इन सभी चीजों के कैसे हैं आपके इनके साथ हैं। चलिए, कमोबेश में वह दूसरी वस्तुओं के साथ भी होता है। खास तौर पर जब इन गुणों में तेजी से बदलाव आना शुरू होता है, तो जैसे कि कीमतें बढ़ जाती हैं, तेजी से मुद्रास्फीति कहा जाता है, रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरते हैं, जिसे मंदी कहते हैं। देखिए, जब कीमतें आपकी बढ़ने लगती हैं, मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब रोजगार के साथ जो है उत्पादन स्तर गिरता है, जिसे हम मंदी कहते हैं। बराबर संचालन की आपकी सामान्य दिशा सभी वस्तुओं और उसी प्रकार से होता है, जैसा कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के समस्त रूप आपके दिखाई पड़ते हैं। हम नीचे दिए गए कभी कभी उपयोग सरलीकृत की विवेचना की है। इसकी वजह जो हम अनुभव करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनी प्रतिबिंबित होती है। कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों के लिए कृषि या उद्योग में अंतर्निर्भर है। यहाँ तक कि कीमतों के बीच भी प्रतिद्वंदिता या क्षेत्रक संबंध, जैसे कि प्रजातंत्र व्यवस्था में
क्या कह रहे हैं, प्रजातंत्र व्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और सरकार और अर्थव्यवस्था को एक पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा उस देश की अर्थव्यवस्था की चीजों में और अच्छी तरह से समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अब कह रहे हैं कि विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वस्तु विशेष के विशिष्ट गुण की उपेक्षा हो सकती है। अर्थात कृषि और वस्तु के उत्पादन की दशा बिल्कुल विभिन्न होती है, अथवा यदि किसी प्रकार में के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटा को लेता है तो हम किसी फर्म के प्रबंधक, लेखाकार और श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। अतः कई मामलों में वस्तु अथवा श्रम उत्पादन की तकनीक एकल प्रतिनिधि के स्थान पर हम विभिन्न वस्तुओं को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी कीमतों की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि के रूप में 3 समस्याओं प्रकार ली जाती हैं: कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं एवं सेवा। इन वस्तुओं के उत्पादन तकनीक और कीमतों में अंतर हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं में व्यक्तिगत निर्गत स्तर, कीमतें, रोजगार का स्तर का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ तक कि इस बात की चर्चा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्व अध्ययनों के साथ हमको समझा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। संक्षेप के रूप में देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को आपको व्यापक आर्थिक एजेंडा यानी कि वैश्विक अर्थशास्त्र के द्वारा किया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्रियों के निर्णय में समस्त प्रभावों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। इन्हें उद्देश्यों के लिए समष्टि अर्थव्यवस्था के विद्वान में करारोपण तथा अन्य बजट नीतियां, मुद्रा पूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियां, ब्याज दर, मजदूरी दर, रोजगार तथा और निर्गत का बाजार पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्री होता है। देखिए, अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र का तो उसका मूल रूप क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्री होता है, क्योंकि इसमें बाजार की मांग और पूर्ति दोनों शक्ति पर समस्त प्रभाव का अध्ययन करते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं इसमें, बाजार और पूर्ति के विषय में पढ़ते हैं। चलिए आप इसके काम करिए, आप इसे दूसरे आप तरह से हाईलाइट कर लें। इसमें क्या होता है, बाजार की मांग और पूर्ति शक्ति, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, इन सारी प्रभावों का हम लोग अध्ययन करते हैं। यदि आवश्यक हो तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए परिलक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। यह बाजार के बाहर समाज का रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। क्या होता है, यह समाज के बाद समाज में रुचि करने का अनुकरण होता है। याद रहेगा, भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के चुनाव बेरोजगारी को दूर अथवा कम करने के लिए, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए, सुशासन प्रदान करने के लिए, देश को समुचित प्रतिरक्षा अथवा प्रदान करने के लिए की गई का उनका चयन करना पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं हैं जो कि उपयुक्त सूची में स्थितियों में प्रयोग कर स्पष्ट है, ना कि इनका उल्लेख आपका किया गया है। प्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र में नीति निर्णयकर्ता अथवा आर्थिक भूमिका अदा करने वाले कौन होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र नीति का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा संवैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी इस प्रकार की संस्था करते हैं। यानी कि जितनी भी आपकी हमारी आर्थिक नीति होती है, हमारे फिजिकल पॉलिसी होती हैं, उनको जो हमारी वैधानिक जो आपकी बॉडी हैं, जो निकाय हैं जैसे कि आरबीआई और सेबी, ये क्या करती हैं, इन सभी संस्थाओं पर काम करती हैं। विधि अथवा भारत के संविधान जैसे कि परिभाषित की गए हैं, प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य उन वैकल्पिक व्यावसायिक आर्थिक एजेंटों का लक्ष्य है जो आपके निजी लाभ और कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंडे मूल से
वैश्विक निर्णय से लगा होता है। द्वितीय समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, स्पष्ट उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है। जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने ऊपर की है, उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के लिए क्रियाकलाप लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित नहीं होते हैं, इनका अनुपालन संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। जो संपूर्ण देश है उसके लिए और देश की जो आपकी जनता है उनके लिए ये सारी चीजें जो हैं आपका की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं और कैसे इनमें देखते हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना है बेसिकली, जो मैं आपको बता दूं, ठीक। सबसे पहले आर्थिक एजेंट की एक शब्द आया है। सबसे पहले हम आर्थिक जो एजेंट होते हैं इनको देखते हैं। आखिर में आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक एजेंट होते क्या हैं। तो आर्थिक इकाइयां अथवा आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्ति अथवा संस्था से हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं? उन व्यक्ति और संस्था से हैं जो क्या करते हैं? आर्थिक निर्णय लेते हैं। जो उपभोक्ता हो सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं क्या आप कितना उपभोग करना है। सबसे बड़ी बात है कौन उपभोक्ता, ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या और कितना उपभोग करना है। वस्तुओं और सेवा का उत्पादन भी हो सके, यह निर्णय ले सके। क्या उत्पादन और कितना करना है ये कौन लेगा? निगम, कर, बैंक जैसी संस्था हो सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख यानी कि ब्याज दर कितनी लेनी है और कितना कर लगाना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जो भी हमारी बैंकें हैं जो साख रेट हम पर बनाती हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी है। ठीक, ये सब उन्हीं का जिम्मेदारी है कि किस प्रकार वो मेंटेन करती हैं। तो सबसे पहले सिंपली हम लोगों ने एक अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ा कि मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसमें बात कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बस तो है आपको पता चलना चाहिए कि क्या चीज थी, किस प्रकार। चलिए वैसे इसके साथ साथ ना मैं एक छोटा सा पैराग्राफ आपको एक बार फिर पढ़ा देता हूँ। ये देखिए व्यष्टि का जो अर्थ है, व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, छोटा, अनुरूप। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और आप सबसे पहले ध्यान दीजिए आप इसी में कि उपभोक्ता को अपनी रुचि आय के अनुसार वस्तुओं का इष्टतम चयन करने, उनको लाभ अर्जित करने रखा जाता है, वस्तुओं को ऊंची दरों पर बेचना। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और आपूर्ति के बाजारों का अध्ययन करती है कि मांग और आपूर्ति कैसी है। ये किसका काम है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। आर्थिक भूमिका निभाने वाले निर्णयकर्ता में विक्रेता और अपक्रेता कंपनी भी लाभों को अधिकतम प्रयास करने का प्रयास करती हैं। उत्पादक और विक्रेता उनके व्यक्तिगत संतुलन और स्तर पर क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। ये उनको देखना पड़ता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो और बड़ा संपूर्ण होता है मुद्रास्फीति। ठीक, ये हमको देखना है। अब देखिए इसमें आगे देखिए ऐसा परिवर्तन नहीं कि वैश्विक स्तर पर जो है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की निकटता ही है, तब उससे सामान्य संतुलन यानी कि मांग आपूर्ति के बीच अर्थव्यवस्था के प्रत्येक बाजार में हमको देखना पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन की स्थिति का करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं जॉन्स एडम स्मिथ ने भी आपकी सलाह दी थी कि प्रत्येक बाजार, क्रेता और विक्रेता अपनी निजी हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेते हैं। तो अर्थशास्त्री को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अर्थव्यवस्था के कालक्रम का अन्वेषण ही आगे देखना होगा। तो ये भी बात इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपका कही है। मैक्रो और जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके विषय में इन्होंने बात रखी है। तो हमने अभी जो है फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया था आर्थिक एजेंट, क्योंकि हम वहां पर भी पढ़ने वाले थे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका बोला जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में देखते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं।
उनका इस विषय पर राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। स्कॉटलैंड के निवासी थे। ग्लासगो विश्वविद्यालय के वो आपके प्रोफेसर थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र में भी प्रशिक्षण लिया था, फिलॉसफी भी जानते थे थोड़ा सा ये। और इन्होंने और अपनी प्रकाशित इंक्वायरी न्यू द नेचर काउंट्स ऑफ वेल्थ नेशन, ये भी इन्होंने काम किया है, मुख्य व्याख्याता दी है। और पुस्तकों के अनुच्छेद में आपकी कसाई किडवन एवं ननाबाई यानी कि परोपकार की भावना से भोजन की उम्मीद नहीं रखते हैं, बल्कि वे स्वयं ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि अपनी जरूरतों की बात करते हैं, ना कि मानवता की। यहाँ तक कि उनके स्वयं प्रेम और उनकी आवश्यकताओं की भी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था का वकालत करना जरूरी करते हैं। स्मिथ पहले फ्रांस के फियोक्रेटिस्ट राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। तो ये कुछ एडम स्मिथ के बारे में था, ठीक है, जो आपको ध्यान। तो ये भी हमने देखा, फिर हमने ऊपर का पढ़ लिया था। अब इसमें जो मेनली हमको शुरू करना है आज, वो हम इसकी पहली यूनिट। अभी तक तो हम लोग आपका परिचय के विषय में ही पढ़ रहे थे, व्यष्टि और समष्टि का अंतर पढ़ रहे थे। अब हमको थोड़ा सा इससे आगे पढ़ना है, और इसके आगे हम लोगों को आपका विचार करके देखना है। देखो बच्चे, एक बार पूछ लो, कुछ पूछना है तो। पूछ लीजिए एक बार। देख लिया? चलिए आगे देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेडार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स ने पहले अर्थव्यवस्था के इस चिंतन को आपका प्रबल था, सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा, सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते होंगे। विचारों के इस संप्रदाय के कोलिंग्स की परंपरा के रूप में जाना जाता है। कार्ल सीकी के रूप में परंपरा जो है उसका जाना जाता है। देखिए, ये हैं जॉन मैक्स किंग्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किंतु 1929 की महामंदी और उसके बाद वर्षों में देखा गया, कह रहे हैं कि 1929 की जो महामंदी है और उसकी महामंदी के जो बाद हैं, उसके बाद में यह आपका क्या देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत यानी कि जो आउटपुट है और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट हुआ। यानी कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जितना रोजगार मिलना चाहिए था उन दोनों में गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 से 1933 तक बेरोजगारी के दर 3% से बढ़ाकर 25% की जा सकती थी। यानी कि आप देखिए, बेरोजगार 3% से बढ़कर 25 हो गई, और ये कहते हैं कि ये अमेरिका में एक महामंदी का दौर था, जिससे पूरे विश्व को जूझना पड़ा था कि लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं, में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करते हैं से भाग देकर देखा जाए तो भागफल प्राप्त होता है, और उस रूप में प्राप्त की जाती है कि इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने समस्त निर्गत लगभग 33% की गिरावट आई है। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रबंध की सोचने के लिए प्रेरित किया है। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी लंबे अवधि तक विद्यमान होती है, वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की
आवश्यकता है कि इसकी पुस्तक इस दिशा में प्रयास साबित हुई। अपनी पूर्ववर्ती के विपरीत उसका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली तथा विभिन्न वस्तुओं की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का अध्ययन भी हुआ। और कह रहे जो समष्टि अर्थशास्त्र है उन विषयों का कैसा हुआ, उद्भव भी हुआ। ठीक, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। और बच्चों, ये पहला चैप्टर मैं आपको थ्योरी रूप में पढ़ा रहा हूँ। अगला चैप्टर में आपको थ्योरी बेस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो उसके पॉइंट्स हैं, जैसे समष्टि अर्थव्यवस्था की वर्तमान पुस्तक के संदर्भ में ये पढ़ना है, तो मैं सीधा इसके पॉइंट टू पॉइंट हर हेडिंग का मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको लिखाता चलूंगा और आपको बताता चलूंगा। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको करता चलूंगा, एक एक करके मैं इनमें सारी चीजों को देख लूंगा। तो फिलहाल सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है आप इसको देख लीजिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आई है आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए, तो सबसे पहले आप उसमें कोई भी डाउट बन रहा है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बस आपको इसका बेसिकली जो अंतर है वो आपको पता लग गया है, ठीक है, और आप इसको पढ़ भी पाएंगे। चलिए, कुछ भी इसमें डाउट बन रहा हो पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप इसमें क्या करें, एक बार आप थोड़ा सा ये वाला पोर्शन दोबारा रिवीजन कर लीजिए और इसको पढ़ भी लेना थोड़ा सा। ये वाला पार्ट यहां से यहां आपकी चर्चा व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्व अध्ययन, शायद आपको समझ आ गया होगा कि व्यष्टि और समस्या शास्त्र किस प्रकार भिन्न है। आप देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको एक वैश्विक आर्थिक एजेंट की प्रेरणा जिनसे वे चलित हैं उनकी प्रकृति का उल्लेख मिलता है। तो व्यष्टि का मतलब छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। समष्टि का मतलब बड़ा होता है। व्यष्टि को मैक्रो कहते हैं और उसको माइक्रो कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कुछ भी अगर डाउट बनता है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे बेहिचक जो है पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे आगे। कुछ भी डाउट बनता है पूछिए। तो इस तरीके से आप पूरे अपने चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से आपका देख लीजिए। क्लियर मेरे मेरे प्यारे बच्चों? तो चैप्टर में अगर कोई भी आपका डाउट बनता है, किसी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल आप लोग एक बार रिवीजन करके आइए, फिर हम लोग आपको दूसरे फॉर्मेट में आगे बढ़ चलेंगे। पहला चैप्टर आपका थ्योरी बेस होगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चीज़ों को आपके टू द पॉइंट लिखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।